हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान व काम, उसको हम इस सेशन के अंतर्गत सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग स्वयं जानते हैं। इस सेशन में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सन 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल ही गया होगा क्या कि जो सन 2023 का एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, वो चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है कि 1 से लेकर जो 20 तक का जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। कैसा रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों चलिए, हम आज के इस सेशन में आपको एग्जाम पैटर्न प्लस जो आपका ये मॉडल पेपर है उन दोनों को बताएंगे। और दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है समाज विज्ञान का। तो दोस्तों, आपको इसमें कुछ निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ने का इसमें है। पढ़ने के लिए आपको देख लीजिए, इसमें क्या कहना है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपको करना क्या है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट का है। कितना है? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने का रहेगा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं इसके बाद क्या है। जो आपको प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभक्त रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। खंड आ में विभक्त रहेगा और खंड बा में विभक्त रहेगा। और जो आपका खंड आ है इसमें आपका रहेगा 20 प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, और जिसका उत्तर आपको OMR शीट में भरना रहेगा। आपको वहाँ पे OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको भरना रहेगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी OMR शीट रहेगी उस पर आपको उसमें अंक लिखने के बाद, आप उसका आंसर देने के बाद उसको ना तो आप इरेज कर सकते हैं और ना ही उस पर आप वर्ड चलाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा क्या कि अगर आप उस पर जो आपका OMR शीट रहेगा, अगर आप उसमें एक बार आंसर भर दिए तो उसको आप ना इरेज कर सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना उस पर आप वर्ड चला सकते हैं, है ना। इसके बाद जो खंड बा है आपका, वो 50 अंक का रहेगा। इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। कैसे मिलेगा? वर्णनात्मक प्रश्न मिलेगा और मानचित्र संबंधी प्रश्न मिलेंगे, खंड बाम मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जो आपका 7वां पॉइंट क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है उस प्रश्न के आगे लिखा रहेगा। इसके बाद दोस्तों दिया गया है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। इसमें क्या है दोस्तों कि मानचित्र कार्य मिलेगा, है ना। कौन सब्जेक्ट आपका है? समाज विज्ञान सब्जेक्ट चल रहा है, इसका मतलब आपको एक वहाँ पे मानचित्र दिया जाएगा। तो आपको मानचित्र में भरने के बाद, मानचित्र को भरने के बाद अपने उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे से, मतलब एक आप उसको इस तरह से उसमें सेट कर दीजिएगा कि वो निकल ना पाए, है ना। तो वहाँ पे कभी कभी आपको धागा दिया जाएगा, ठीक, धागा से आप उसको अच्छे से बांध दीजिएगा, ठीक है ना। और स्टेपलर मिलेगा, उसको आप क्या करें, पिंच करवा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इतना अच्छे से कराइएगा कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय या कॉपी को इकट्ठा करते समय वो आपके पेज से गिर ना पाए। अगला क्या दोस्तों दिया है कि जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनका मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिया जाएगा। जो स्टूडेंट दृष्टिबाधित हैं, जिनको नहीं दिखाई देता है, उनको मानचित्र के स्थान पर प्रश्न लिखने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान की ये नीतियां हैं, रणनीतियां हैं। आइए देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन है क्या। पहले हम लोग खंड आ को देखेंगे, उसके बाद खंड बा को देखेंगे, है ना। तो खंड आ क्या है उसको देख लेते हैं। खंड आ में कह रहा है कि जो अभी हम बात कर चुके हैं यार, जो खंड आ है वो बहुविकल्पी प्रश्न है। कितने प्रश्न रहेगा? 1 से लेकर 20 जो नंबर तक क्वेश्चन रहेगा, ये टोटल क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें मुख्य भूमिका किस वर्ग ने निभाई थी। पहला ऑप्शन आपको क्या है, कृषक वर्ग है। दूसरा ऑप्शन खुनेल वर्ग। तीसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग। चौथा ऑप्शन क्या है, मजदूर वर्ग। तो जिसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, वह जाएगा क्या, मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग था वो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला दोस्तों क्या है कि जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें गोली चलाने का आज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था ये? अमृतसर में ये हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ेगा? अमृतसर पड़ेगा कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा,
है ना। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि किसने आदेश दिया था। तो वो दिया था, किसने दिया था? जनरल डायर ने इसका आदेश दिया था कि आप लोग गोली चलाओ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्परिणाम किस औद्योगिक देश पर पड़ा? जो आर्थिक मंदी आई थी उसका सबसे अधिक दुष्परिणाम किस देश पर पड़ा? तो ये पड़ा था अमेरिका पे। कहाँ पड़ा था? अमेरिका में पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? जो समरूप समाज है इसका अस्तित्व किस देश में है? तो इसका अस्तित्व है दोस्तों जर्मनी और स्वीडन में। कहाँ में? जर्मनी और स्वीडन में समरूप समाज का अस्तित्व अभी भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया था? नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन। लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है नेपाल के जनसंघर्ष को, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लीजिए आप कि जो आर्थिक महामंदी आई थी ये किस वर्ष आई थी? वो भी आर्थिक महामंदी कह रहा है तो ये आई थी 1929 में। कब आई थी? 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? आपको ये बताना है दोस्तों कि जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये हुआ था लाहौर के अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों हुआ क्या था कि वहाँ पर जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन के तहत भारत को पूर्ण स्वराज की मांग के लिए आवाज़ उठाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं मैजिनी। कौन है? मैजिनी इसके संस्थापक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया है? जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे कौन? पीटर नॉर्मन ने अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन किस तरह से जताया है? तो ये जताया दोस्तों मानवाधिकार का मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन्होंने अपने समर्थन को जताया है। किसके प्रति? अमेरिका के खिलाड़ियों के प्रति। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? यानी कपास की खेती करने के लिए आपको बताना है कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो कपास की खेती के लिए दोस्तों सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी दोस्तों सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नाम आता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में। तो कहीं कहीं भी दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि काली मिट्टी को आपको बताना है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है? कपास का। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में और गुजरात में पाई जाती है ना। अब आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? जो झारिया की खान है दोस्तों आपको ये बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन? झारिया। और दोस्तों ये जो झारिया खान है ये पड़ेगा आपके झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे याद करना बहुत सिंपल है। यहाँ देखो क्या है? झारिया है, झस क्या बन जाएगा? झारखंड। क्या बन जाएगा? झारखंड। झारखंड की दोस्तों किसके लिए? जो झारिया है झारखंड की खान कौन सी है? झारिया। झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। आइए आगे देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? आपको बताना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किस लवण की मात्रा अधिक होती है? पोटास की, चूना की, फास्फोरस की, ये सभी की। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जलोढ़ मिट्टी में पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो जीडीपी है जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है। तो जो इसका
करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा? जिनेवा। जिनेवा में क्या है दोस्तों? जो विश्व का व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉल मार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? जो हॉल मार्क है किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? तो ये है सोने का। किसका है? सोने का प्रमाणक चिन्ह है। कौन? हॉल मार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोने का, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो दोस्तों ये भूमि है। भूमि क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? आपको ये बताना है इसमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या? तो दोस्तों जो कभी खत्म नहीं होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब खत्म हो जाएंगी तो इनको बोला जाता है परंपरागत गैर ऊर्जा स्रोत, जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। और गैर परंपरागत स्रोत क्या? तो दोस्तों जिनका निर्माण किया जा सकता है और जो कभी खत्म नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? सौर ऊर्जा इसके अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सी भारत की महत्वपूर्ण फसल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा? अंगूर। जो अंगूर दोस्तों, अंगूर भारत की रोपण फसल नहीं है। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रबड़, चाय, काफ़ी, ये सभी क्या है? रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक चिन्ह है? आपको बताना है जो एक मार्क है किन वस्तु के लिए प्रमाणित किया जाता है। जो एक मार्ग है ये किन वस्तु के लिए प्रमाणित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके लिए? खाद्य पदार्थ के। किसके लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थ के लिए एक मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका खंड आ था वो कंप्लीट होता है। खंड आ क्या था? कंप्लीट होता है। और ये कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का पूर्णांक होता है। आपको ये कंप्लीट हो गया है। अब आइए देख लेते हैं खंड बा यानी वर्णनात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न आपको उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है, यानी 80 शब्द से आपका आंसर उत्तर कम नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आप दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको सुइटेबल पड़े। दोस्तों आपके ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। जो सामाजिक विभाजन किया गया है इसका क्या आशय है। अगर इसका अथवा दिया है, अथवा के लिए दिया है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। आपको ये बताना दोस्तों जो लोकतंत्र है किस तरह उत्तरदायी है, किसमें? जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करने में, आपको ये बताना है। और सब क्या है, ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्या कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। आपको बताना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं और उसका उदाहरण भी आपको देना है, जिसके लिए आपको मिलेगा कितने नंबर? 4 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, इसका ऑप्शन दिया है आपको, सॉरी अथवा करके दिया है क्या, अभ्रक की उपयोगिता बताइए आप, और भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य बताना है। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य भी बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक संगठित क्षेत्रक क्या है। आपको बताना है कि संगठित क्षेत्रक होता क्या है और इसके कोई 3 लाभ लिखना है आपको। संगठित क्षेत्रक क्या होता है और इसका कोई 3 लाभ लिखना है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप इसका जो आपको ऑप्शन में दिया है क्या कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको मिलेगा कितने नंबर? 4 नंबर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं पाँचों क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अब आपको 80 नहीं, अब आपको लिखना है 150 शब्द। कितने शब्दों का प्रयोग करना है? 150 शब्दों का प्रयोग करना है, और जिसमें आपको कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो विश्व अर्थव्यवस्था में के पुनर्निर्माण में किस तरह अपनी भूमिका निभाया है। आपको इसका आंसर देना है, जिसके आपको मिलेगा कितने नंबर? आपको इसके लिए मिलेगा
6 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका अथवा दे दिया दोस्तों। अथवा दिया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए हैं, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 6 नंबर का, कि बेल्जियम में सामाजिक विविधता से जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। जो बेल्जियम है वहाँ पे सामाजिक विविधता आ गई थी, उसकी समस्याओं को कैसे आप लोग समाधान करेंगे, आपको ये लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे तो दबाव समूहों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। जो दबाव समूह है इसके प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है। आइए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। यानी जो गेहूं का उत्पादन होगा किस स्थिति में किया जाएगा और उसका उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है और ये कितना इसका उत्पादन होता है, यानी उत्पादन की विवेचना करना है। इसके लिए आपको कितना मिलेगा, 6 नंबर दिया जाएगा। और इसके अथवा करके दिया है कि संचार है दोस्तों, संचार का अर्थ, प्रकार और महत्व बताना है कि संचार का अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, आपको इसको हमको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, कि पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं। जो पाइपलाइन दोस्तों बिछाई जाती है इससे क्या समझते हैं आप, इसका आप परिभाषा दे दीजिए और इसका जो महत्व है, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, हमारे भारत के विकास करने के लिए आपको ये बताना है। और इसके अलावा अथवा क्या दिया है, अथवा दे दिया है कि उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। जो उपभोक्ता शोषण है दोस्तों, इसके उत्तरदायी कारणों का हमें वर्णन करना है। तो इस तरह से आपका जो कौन सा है वर्णनात्मक प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब आपका शुरू हो गया है मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, फिर वर्णनात्मक प्रश्न आएगा और वर्णनात्मक 2 तरह के प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक में 2 प्रश्न के आएंगे। पहला क्या रहेगा दोस्तों, आपका एक 80 नंबर 80 शब्दों का प्रयोग करने का आएगा। सेकंड क्या आएगा, 150 शब्दों का प्रयोग करने का आएगा। 80 नंबर वाला रहेगा आपका 4 नंबर के और 150 शब्दों वाला रहेगा आपका 6 नंबर का दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। अब आइए देख लेते हैं मानचित्र संबंधी कार्य का दिया है। मानचित्र संबंधी कार्य क्या दिया है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में और इस सिंबल से दर्शाना है। आपको जो मैप दिया जा रहेगा, आपको मैप जो दिया रहेगा ऐसे क्या करना, उसमें आपको क्या करना है, उस मैप में आपको इस तरह सिंबल के द्वारा क्या करना, दर्शाना है। और इसके दर्शाने के बाद आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें क्या करना है, उसका नाम भी लिखना, उत्तर पुस्तिका उस स्थान का नाम भी लिखना है। और इसके अलावा जो आपका मैप रहेगा, मैप में भी उसका नाम लिखना है। देखिए आपको दर्शाने के लिए दिया जाएगा आधा नंबर दिया जाएगा और उसमें लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका प्लस क्या करिएगा आप, जो आपका वो रहेगा मैप रहेगा उसमें भी लिखने के लिए आपको दिया जाएगा आधा नंबर। इस तरह से आपको टोटल मिल जाएगा कितना नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन आपको दिखाना है। जो मैप रहेगा दोस्तों, जैसे हम मैप यहाँ थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बन रहा है, सॉरी ये मैप बन गया। क्या होगा, भारत का मैप बन गया है ना। तो जो भारत का मैप रहेगा दोस्तों, ये क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है ना। तो वहाँ आपको दिया रहेगा ये कि भारत का मैप है, तो आपको दिखाना है जो कराची का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो कराची का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। तो आपको इस तरह दिखा देना है कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। अगला क्या दोस्तों कि कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का अमृतसर दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ, पंजाब में। कहाँ, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। आपको उस प्लेस को दिखाने के लिए आधा नंबर भी मिलेगा और उसका नाम लिखने के लिए कितना मिलेगा, आधा नंबर। तो टोटल कितना हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था। तो लाहौर का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है। पहले तो जब भारत का हिस्सा था तो भारत में पड़ता था, लेकिन अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ने लगा है। तो लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। आपको वहाँ प्लेसिंग दिखा देना है और नाम लिख देना है। अगला बात दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, त्रिपुरा में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो ये 7 सिस्टर में दोस्तों नाम आता है। और सबसे जो लास्ट में रहता है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट रहता है इस साइड का क्या रहता है, त्रिपुरा रहता है। कहाँ रहता है, त्रिपुरा। ये दोस्तों क्या है, भारत है आपका, ये क्या है, भारत है। तो यहाँ पे लास्ट में रहेगा दोस्तों, ये लास्ट वाला क्या रहेगा, त्रिपुरा रहेगा। आपको वहाँ प्लेसिंग बताना है और उसके बाद वहाँ पे नाम लिख देना है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या बनारस कहाँ पड़ता है, यूपी में कहाँ पड़ता है, यूपी में बनारस पड़ता है। तो जो यूपी में है, यूपी में जो बनारस पड़ेगा दोस्तों, वहाँ का आप सिंबल दिखा दीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं जो स्टूडेंट दृष्टि बाधिर हैं उनके लिए क्या मानचित्र कार्य है। तो आपको यहाँ पे दर्शाना नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे लिखना है। बस लिखना क्या है कि कराची कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। त्रिपुरी कहाँ है, तो ये भारत में है, सेवन सिस्टर में शामिल है। इसका दोस्तों अगला क्या है कि वाराणसी कहाँ है, तो वाराणसी अपनी यूपी में कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं कि अब ये तो हमारा हिस्ट्री का रिलेटेड था। अब आता है जियोग्राफी से रिलेटेड जो आता है मैपिंग के लिए। वो तो अभी तक हिस्ट्री के लिए था ना, अब आता है जियोग्राफी के लिए। तो इसमें आप करना क्या है कि भारत का कोई एक पत्तन बताना है जो पश्चिमी तट पर स्थित हो। आपको क्या करना है, भारत का एक पत्तन बताना है जो कहाँ होना चाहिए, पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट होता क्या दोस्तों, उसको देख लेते हैं। एक बार हम फिर भारत का मैप बताने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो जाएगा, भारत का मैप हो जाएगा। ये पूरा ऐसे तो है, ये गुजरात हो गया और ये क्या हो जाएगा, भारत का मैप हो गया, है ना। इस तरह से मान लीजिए। तो इसमें करना क्या है, ये दोस्तों ये जो है ये तट है, इसको बोल देता है पश्चिमी तट, इसको बोल देता है पूर्वी तट। जो समुद्री किनारा है पूर्व साइड का, इसको बोल देता है पूर्वी तट। इसको बोल देता है क्या, इसको बोल देता है समुद्री तट, इसको बोलते हैं समुद्री तट बोलते हैं, है ना। तो अब करना क्या है कि जो समुद्री तट है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि इसके पश्चिमी तट पर जो स्थित है समुद्री बंदरगाह, उसको अब दर्शाना है। तो हम लोग जो इसके पश्चिमी तट पर दोस्तों मिलेगा, इसके पश्चिमी तट पे एक पड़ता है कौन सा, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह। कौन सा पड़ेगा, मुंबई बंदरगाह पड़ेगा। तो जो आपका इसका दर्शाने का तरीका क्या है, आपको किस सिंबल दर्शाना है, ट्रेंगल से। कैसे दर्शाना है, ट्रेंगल दर्शाना है ना। तो यहाँ आप क्या करिए, जो मुंबई बंदरगाह है वहाँ पर आप क्या करिए, इसे तीर का चिन्ह बना दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे पता चल जो एग्जामिनर कहाँ पे चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पे, यानी मुंबई बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसका कोई एक केंद्र दिखाना है आपको। अगर आपको केंद्र मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको इस सिंबल द्वारा दिखाना है। किस सिंबल से, इस सिंबल द्वारा आप उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों जो भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये अधिकांश होती है कहाँ पे, बेंगलुरु। कहाँ होती है, बेंगलुरु होती है। बेंगलुरु पड़ता कहाँ है, एक कर्नाटक में पड़ता है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, कर्नाटक की जो समुद्री सीमा है वहाँ पे क्या पड़ता है, बेंगलुरु पड़ता है। तो आप क्या करिए, वहाँ पे दिखा दीजिएगा किस सिंबल से, ये स्टार वाले सिंबल से आप क्या वहाँ पे दिखा दीजिएगा क्या, भारत का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो प्रयागराज से मुंबई, यानी मुंबई या प्रयागराज से जो रेलगाड़ी है, आपको उसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये भारत का मैप है। ठीक क्या हुआ, भारत का मैप हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ मुंबई है, यहाँ क्या है, प्रयागराज है। कहाँ है, यहाँ क्या है, प्रयागराज है। तो आपको किस सिंबल दर्शाना है, ऐसे आप लाइन खींचेंगे दो ठीक, ऐसे 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 करके पूरा दिखा देना है। कहाँ तक, मुंबई तक। कहाँ तक करना है आपको, प्रयागराज यानी मुंबई तक, इसको इस सिंबल से दिखाना है, इस सिंबल से दिखा देना है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या कि अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र दिखाना है। जो अभ्रक का उत्पादन कार्य है उसका क्षेत्र दिखाना है, और किस सिंबल से, इस तरह आपको सिंबल बना देना है वहाँ पे। तो दोस्तों जो अभ्रक का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, झारखंड। कहाँ पे होता है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप क्या करिए दोस्तों, जो झारखंड जिला है, सॉरी प्रदेश है, जो झारखंड राज्य है, अब करना क्या है, उस पूरे राज्य में इस तरह का सिंबल बना देना। किस तरह का, इस तरह का सिंबल आप क्या करिए वहाँ पे बना दीजिएगा, है ना। इस तरह सिंबल बनाने से जो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है, अगला क्या है, पारादीप को दर्शाना है। जो पारादीप है ये कहाँ पे आपको दिखाना है, किस सिंबल से, ये वृत्त के सिंबल से दिखाना है। दोस्तों जो पारादीप पड़ेगा, पारादीप पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या कर दीजिए, पारादीप को इस सिंबल से दिखा दीजिए। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि को किस तरह से बालक दिखाना चाहता है। अब आइए देख लेते हैं जो दृष्टिबाधित क्षेत्र है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि काली मिट्टी का एक क्षेत्र बताना है। तो हम लोग इसकी चर्चा अभी से ऊपर कर चुके थे कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र आप चाहे तो लिख दीजिए या चाहे क्या लिख दीजिए, गुजरात लिख दीजिए, कुछ भी आपकी जो इच्छा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो दिल्ली प्रदेश, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है। तो ये नई दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना। दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ दोस्तों
हमको कुछ डाउट है। डाउट ये है जो दिल्ली दोस्तों यहाँ पे किस प्रदेश में, यहाँ देश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए। तो दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो दिल्ली भारत की राजधानी, किस राजधानी है, भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संगम कहाँ स्थित है। जो संगम है, संगम कहाँ स्थित है, तो संगम अपने यहाँ प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखना है। तो सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ उत्पादन होता है, झारखंड में काम होता है, झारखंड में। तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ क्या झारखंड लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, झारखंड लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों पारादीप नगर किस लिए प्रसिद्ध है। जो पारादीप नगर दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है एक बंदरगाह के रूप में। किसके रूप में प्रसिद्ध है, बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पर, उड़ीसा में ये पड़ेगा। तो दोस्तों आज के ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।